नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नया रास्ता का 5वां अध्याय। लेखिका सुषमा अग्रवाल। आईएससी हिंदी उपन्यास नया रास्ता के सारे क्वेश्चन आंसर, चरित्र चित्रण आपको हमारे ब्लॉग से मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन से भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं नया रास्ता अध्याय 5। लेखिका सुषमा अग्रवाल। अमित तो मधु का इकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वह अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसलिए उछलते हुए वह बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं अपनी सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। अभी उन तीनों की बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतजार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। धनीमल जी की आवाज़ सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब, शादी का सिर्फ 1 महीना रह गया है। मैंने सोचा कुछ लेन देन के बारे में बात कराऊं। उत्तर में मायाराम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यह पैसा आप कैसे खर्च कराना चाहते हैं। जी, जैसा आप उचित समझे वैसे ही खर्च कर दें। वैसे तो भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है और घर में हर तरह की सुख सुविधा भी है और सामान भी है। धनीमल जी ने बड़े ही अंदाज से कहा, भाई साहब, यह बात तो आपकी सही है, पर मैं सोच रहा हूँ कि 3 लाख का तो एक फ्लैट मैं सरिता के नाम कर दूँ। फ्लैट का नाम सुनकर मायाराम जी चौंके और बोले, फ्लैट? फ्लैट का क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। पर भाई साहब, आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर मायाराम जी को क्रोध आ गया। वे गुस्से में बोले, तो क्या आप यह चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पालकर बड़ा किया है? अरे आप तो नाराज हो गए। धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा, बात ऐसी है, मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी एक एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दे दूं। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुकी। उन्हें यह आभास होने लगा कि यह सब धनीमल जी की चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग करा देंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए मायाराम जी ने उनसे पूछा, क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करोगी? धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आप तो जानते हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। पर शादी के बाद तो थोड़ा बहुत काम सभी को करना होता है। हाँ, सो तो है, परंतु सरिता छोटी बेटी होने के कारण बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में पली है। धनीमल जी बोले। मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो उठे और बोले, कम लाड़ प्यार में तो हमारा अमित बेटा भी नहीं पला है, और अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। धनीमल जी ने बात पलटते हुए कहा, भाई साहब, आप ये रुपए किस तरह से खर्च कराना चाहते हैं? रुपए? ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित को फैक्ट्री लगवाई है। बस हम एक सुशील बहू चाहिए जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके। लगता है भाई साहब आप मेरी बात से नाराज़ हो गए हैं। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं कही। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ, आप विचार कर लीजिए इतना रुपया किस तरह से खर्च कराना है। मैं कल आकर आपसे पूछ लूँगा। पर हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मुझे 3 लाख का एक फ्लैट तो देना ही है। बाकी 2 लाख कैसे खर्च कराना है वह आप सोच लें। यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल जी की बातों ने मायाराम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया। इस समय वे ऐसे दुराहे पर खड़े थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर चला जाए। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी कोई ऐसी बात कह गए हैं जिसके कारण उनके पति इतने परेशानी में पड़े हैं। धनीमल जी की कही एक एक बात मायाराम जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। तभी उनकी पत्नी वहां आकर बैठी और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। उन्होंने उदास स्वर में बताया,
धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं। कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई और गुस्से में बोली, यह सब बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या वह हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनके स्वयं कोई बेटा नहीं है, वह क्या जाने बेटे के अलग होने का क्या दुख होता है। अपने माता पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुनकर अमित ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अमित को देखकर मायाराम जी ने कहा, बेटे अमित, सुना तुमने? धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। आपने क्या जवाब दिया उनकी इस बात का? अमित ने क्रोध भरे स्वर में कहा। जवाब? मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया। वह चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को उनके व उनकी बेटी के हाथों बेच दूं। यह कहते कहते मायाराम जी कुछ अधिक उत्तेजित हो गए। बेटा अमित, अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में ही है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह कहकर मायाराम जी कमरे से बाहर चले गए। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी। वह बालकनी में इधर से उधर घूमता रहा। उसके हृदय में अनेक विचार घुमड़ने लगे। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं करना था। मीनू के हॉस्टल का वातावरण कुछ शांत सा हो चला था। चहलकदमी करते हुए लड़कियों के झुंड अब बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। सब अपने अपने कमरों में बैठी अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उनकी परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 15 दिन शेष रह गए थे। मीनू बचपन से ही पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। परीक्षा के दिनों में तो उसे खाने की भी सुध नहीं रहती थी। वह आजकल कॉलेज भी नहीं जा रही थी। परीक्षा से पूर्व का अवकाश चल रहा था। वह हर समय अपने कमरे में अपनी पुस्तकों के साथ रहती। जब पढ़ते पढ़ते थक जाती तो अपनी सहेली माया के साथ बैठ 5 मिनट बातें कर लेती। आज मीनू को कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही थी। उसके सिर में तेज दर्द था। वह अपनी किताब पेट पे रखकर तकिए के सहारे लेट गई। मीनू का चेहरा बुखार के कारण तमतमा रहा था। माया अपने पलंग से उठकर मीनू के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखा तो दंग रह गई। उसका शरीर ज्वर से तप रहा था, चेहरा तमतमा रहा था। उसे इस हालत में देखकर माया स्वयं ही उसके लिए दवाई लेने चली गई। इस समय मीनू अपने कमरे में अकेली थी। तेज ज्वर के कारण सारे बदन में दर्द था। ऐसे समय में हर किसी को ही तो अपनी माँ की याद आती है। सो मीनू को भी अपनी माँ की याद आ गई। बिस्तर पर लेटे हुए अतीत की स्मृतियों में खो गई। एक बार जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उसे तेज ज्वर हुआ था। ज्वर में उसने ना जाने क्या क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसकी इस हालत को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने बर्फ़ की पट्टियाँ सिर पर रखने के लिए कहा था। माँ ने सारी रात बैठकर बर्फ़ की पट्टियाँ उसके सिर पर रखी। सारी रात माँ उसी के पास बैठी रही। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो माँ के चेहरे पर सारी रात जागने की थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। परंतु उस समय तक मीनू का ज्वर उतर चुका था। इस बात का उन्हें संतोष था। आज मीनू को अपनी माँ की याद आ गई। यदि माँ होती तो उसकी कितनी सेवा करती। कितना तेज दर्द था उसके शरीर में, परंतु यहाँ मीनू किससे बदन दबाने के लिए कहती। माँ तो स्वयं ही उसका सिर दबाने बैठ जाती थी। परंतु माया भी मीनू का कम ध्यान नहीं रखती थी। मीनू को ज्वर से पीड़ित देखकर वह स्वयं ही दवाई लेने चली गई थी। जैसे ही मीनू ने करवट लेने की कोशिश की वैसे ही माया ने कमरे में प्रवेश किया। वह डॉक्टर से मीनू के लिए दवाई लेकर आ गई। उसके लिए एक कप चाय बनाकर माया ने उसे दवाई दी। उसके बाद उसका सिर दबाने बैठ गई। कितना अच्छा लग रहा था मीनू को इस समय। कितना अपनापन आ गया था माया के व्यवहार में। मीनू का मन माया के प्रति स्नेह से भर गया। सिर दबाने में मीनू को इतना आराम मिला कि ना जाने कब उसे नींद आ गई और सुबह ही उसकी आंखें खुली। प्रातःकाल जब मीनू की आंखें खुली तो उसके शरीर का दर्द समाप्त हो गया था। ज्वर भी कम लग रहा था। माया भी सो रही थी। शायद रात देर तक पड़ी होगी। मीनू ने अपनी करवट बदली और माया की ओर मुंह करके लेट गई। सोती हुई माया को देखकर मीनू के हृदय में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। घर से बाहर रहकर दूसरे लोग ही अपने हो जाते हैं। माया की जब आंखें खुली तो मीनू की दवाई का समय हो गया था। वह तुरंत बिस्तर से उठी और उसने मीनू को दवाई दी। दूसरे दिन तक मीनू का ज्वर उतर गया था। 2 दिन की बीमारी में ही मीनू को काफ़ी कमजोरी हो गई थी। कुछ ही दिन पश्चात मीनू की परीक्षा शुरू हो गई। उसने काफ़ी लगन, मेहनत व साहस का परिचय दिया। उसके सभी पेपर अच्छे हो रहे थे। अब उसे इंतजार था अंतिम पेपर का। कब उसके पेपर समाप्त हों और वह अपने घर जाए, अपनी माँ, पिताजी, भाई बहन से मिले। उसे बहुत समय हो गया था।
आज कितनी खुश थी वह, उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। कितना उत्साह था उसके हृदय में अपने घर जाने का। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना सारा सामान संवारना शुरू किया। परीक्षा के दिनों में वह अपने कपड़े नहीं धो पाई थी, इसलिए उसके गंदे कपड़ों का ढेर लग गया था। उसने अपने गंदे कपड़े एक बैग में भर लिए। दूसरी ओर माया भी अपने घर जाने की तैयारियों में लगी थी। उसने भी अपना सब सामान लगाया। वे 2 महीने की छुट्टियों में अपने अपने घर जा रही थी। माया व मीनू दोनों एक ही साथ हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकली। उन दोनों के घर के रास्ते अलग अलग थे। मीनू को मीरापुर जाना था तो माया को अलीगढ़, इसलिए उन दोनों ने वहीं से एक दूसरे से विदा ली। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से ही लगा ली। आशा और रोहित खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें मीनू को बता दी। मीनू भी प्रसन्नतापूर्वक उनकी बातें सुनती रही। तभी माँ को ध्यान आया, मीनू से इसकी परीक्षा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वह मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटे, तुम्हारे पेपर कैसे हुए? तुमसे मिलकर भी खुशी में तो पूछना ही भूल गई। माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। ठीक है बेटा, अच्छा है। तुम तो प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ। अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो, माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य सिर्फ जीवन में कुछ बनने का है। और माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी तो होती है, जो कि उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वह उनके पास आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। उन्होंने इसमें से एक लड़के के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3,000 रुपये महीना पा रहा है। यदि तुम पिताजी अभी वाक्य पूरा भी ना कर पाए थे कि मीनू बोल पड़ी। पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अभी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शादी नहीं करूंगी। बेटी, बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के रोज कहाँ मिलते हैं। यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। मीनू बेटा, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा ऐसा करने के लिए। पिताजी कुछ उदास होकर बोले, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे कहने से आप आशा के लिए वहाँ शादी की बात पक्की कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो जाएगी। मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। इतने में ही माँ ने भी रसोई घर से कमरे में आकर मीनू की बात का समर्थन करते हुए उनसे कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। और सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी। आशा को दिखाने की तिथि निश्चित की गई। आशा देखने में तो सुंदर थी ही, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप और अधिक निखर आया। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसके मम्मी पापा व उसकी बड़ी भाभी आए। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी, और सब लोग जो उसे देखने आए थे साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को यह बात बता दी गई थी कि इसकी बड़ी बहन की शादी अभी नहीं हुई है, क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद की सुझाई। अब घर में सब उसकी ही तैयारियों में लग गए। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रही थी कि नीलिमा के भाई अशोक ने आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और तुम्हें याद कर रही है। नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। इस समय माँ घर में नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए इस समय उसका जाना संभव ना था। माँ के घर में आते ही उसने उन्हें बताया कि आजकल नीलिमा ससुराल से आई हुई है। माँ से आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न रहा। वह मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते हैं, वहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे। वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल कुछ कमज़ोर सी नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर रखा है। ओह अच्छा, यह तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है, मीनू ने हंसते हुए कहा। इतने में ही अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी, परंतु आज वह भी उससे घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर संकोच स्वयं ही कम हो गया था। कुछ देर बातें करके अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को ज़्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी थी। वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और वे दोनों फिर बातें करने लगी। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछ लिया। मीनू, तू शादी नहीं कर रही अभी? मैंने सुना है आशा का रिश्ता तय हो गया है। हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता हो गया और लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। पर मीनू, तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? नीलिमा ने पूछा। नीलिमा, अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ। कौन करेगा मुझसे शादी? क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते हैं। यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलकी। मुस्कुराते हुए बोली, चल, कोई तो है जो मेरी प्रशंसा करने वाला भी है। मीनू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तो तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी। नीलिमा ने बड़े विश्वास से कहा। नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। देख, मैं वकालत पढ़ रही हूँ और अभी सिर्फ 1 ही साल पूरा हुआ है। जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी। मीनू, तू तो शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है। नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू की हट के सामने उसकी एक न चली। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रहीं। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय को तार झंकृत कर देते। आखिर वह भी तो एक लड़की है और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पढ़े। इसी उधेड़बुन में उसे नींद भी आ गई। मीनू का परीक्षा फल निकल गया था। उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आज वह अपना परीक्षा फल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी। अब उसे लगा कि अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां भी समाप्त हो चली थी। अभी तक वह आशा की शादी की तैयारियों में ही व्यस्त थी। 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था, इसलिए अब वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। आखिर मेरठ जाने का भी दिन आ ही गया। 2 महीने घर में सबके साथ रहने पर घर के प्रति मोह और अधिक बढ़ गया था। कितना अजीब सा लग रहा था उसे घर छोड़कर जाना। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे भी दिखाई दिए, परंतु जैसे ही वह माया से मिली उसका चेहरा खिल उठा। माया ने उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी। कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई थी। वह शुरू से अपनी पढ़ाई नियमित रूप से ही करती थी और जिसका परिणाम यह होता था कि वह सदैव ही प्रथम श्रेणी में पास होती रही। रविवार का दिन था। आज मीनू को बाजार जाना था। माँ ने आशा के लिए साड़ी व चप्पल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए थे। मीनू अकेले ही बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके आग्रह पर माया उसके साथ चलने को तैयार हो गई। उसने आशा के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। उसके बाद वे दोनों चप्पलों की दुकान पर पहुंची। अभी वे दोनों चप्पलें पसंद कर रही थी कि मीनू को सामने अमित दिखाई दे गया। अमित अपनी छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था। मीनू को सामने खड़ा देखकर वह उसे एकटक देखता ही रह गया। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता था, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही ना मिल पाता था। अमित को अपनी ओर आता देखकर तथा एकटक लगातार देखते हुए पाकर मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ से चप्पलें पसंद नहीं आ रही। माया उसकी बात नहीं समझ पाई थी, इसलिए वह बोली, नहीं मीनू, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इन्हीं में से पसंद कर लो। माया के कहने पर उसने उन्हीं में से 2 जोड़ी चप्पलें पसंद की और उन्हें खरीदकर वहाँ से चल दी। माया उसकी इस जल्दबाजी का कारण नहीं समझ पा रही थी, यद्यपि उसके हृदय में उठी बेचैनी का आभास हो रहा था। मीनू जब भी अमित को देखती उसकी अतीत की स्मृतियां फिर ताजा हो जाती। उसे याद हो आता वह दिन जब अमित के घर वालों ने उन सब को धोखा दिया था
उनसे झूठ बोला था, उससे मिलते ही अजीब सी घृणा मीनू के हृदय में भर जाती। जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुंची, उसके हाथों में साड़ियों के डिब्बे देखकर सभी लड़कियां उसके पास आ गई। सभी ने एक एक करके साड़ियां खोलकर देखी। फिर सभी ने मजाक भरे शब्दों में उससे पूछना शुरू किया। पहली लड़की बोली, मीनू बड़ी सुंदर साड़ियाँ खरीद कर लाई हो, क्या अपनी शादी के लिए खरीदी है? दूसरी, मीनू तुम्हारी शादी पक्की हो गई, हमें बताया तक नहीं। तीसरी बोली, मीनू कैसे हैं हमारे जीजा जी? उनका फ़ोटो तो होगा तुम्हारे पास, ज़रा हमें भी तो दिखाना। उस पर चौथी बोली, मीनू क्या करते हैं हमारे जीजा जी? पांचवी, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू, कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी? यह बात करके सब हंस पड़ी। इतने सारे प्रश्न एक साथ बौछार हो गई। मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया। जब सब चुप हो गई तब मीनू ने शांत स्वर में बताया कि ये साड़ियाँ मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी हैं। 1 महीने बाद उसकी शादी है। यह बात सुनकर सभी चुप हो गई। अब किसी का साहस ही नहीं था कि मीनू से कोई पूछता। लड़कियों का पूरा झुंड वहाँ से चला गया और मीनू सब सामान के साथ अपने कमरे में चली गई।